नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को कोविड टीकाकरण को लेकर सारी जानकारी आपने दे दी है। चलिए अब हम अंत के सत्रों के करीब आ चुके हैं। सुरक्षित गुरुवार के श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं सप्ताह 15 में। सप्ताह 15 इस सत्र में हम बच्चों को बताएंगे कि अतिसार, डायरिया, दस्त क्या है। अतिसार या डायरिया या दस्त के लक्षण क्या हैं? घरेलू उपचार कैसे किया जा सकता है? जिंक और ओआरएस का प्रयोग कब और कैसे करना है? डॉक्टर को कब दिखाना है? अतिसार, डायरिया से संबंधित मिथक और सच्चाइयां। इस सत्र का उद्देश्य है बच्चों में दस्त की पहचान और घरेलू इलाज की समझ विकसित करना, जिसके लिए आवश्यक सामग्री होगी ओआरएस पैकेट, आधा चम्मच नमक, 8 चम्मच चीनी, 1 चम्मच, 1 लीटर पानी, बोतल या जग। सत्र की तैयारी के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ पॉलीथीन के बैग, चीनी और नमक, चम्मच, ग्लास जैसी चीजें पूर्व से ही अपने साथ उपलब्ध रखें। चलिए अब बढ़ते हैं प्रक्रिया की ओर। आप बच्चों से पूछें कि छोटे बच्चों को आमतौर पर कौन कौन सी बीमारियां होती है, दस्त होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, दस्त होने पर परिवार वाले क्या करते हैं। इसके बाद शिक्षक बच्चों को एक बिना छेद वाली पॉलीथीन में पानी भरकर दिखाएं तथा बच्चों को समझाएं कि हमारे शरीर में भी द्रव पदार्थ ऐसे ही भरा रहता है। अब बच्चों से पूछें कि इस पॉलीथीन में एक नुकीली चीज से छेद करने पर क्या होगा। प्रतिक्रिया लें तथा बताएं कि दस्त होने पर हमारे शरीर की स्थिति भी इसी पन्नी की तरह हो जाती है और शरीर का पानी जल्दी जल्दी कम होने लगता है। उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तरों एवं दिए गए संदर्भ लेख के आधार पर चर्चा कर सभी बच्चों को दस्त की पहचान और दस्त के दुष्परिणामों को स्पष्ट करें। बच्चों को 2, 3 या अधिक पाखाना शौच होने को दस्त रोग कहते हैं। दस्त होने के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और बच्चा कमजोर हो जाता है। जैसे पौधे को पानी ना मिलने से वह मुरझाकर सूख जाता है, इसी तरह दस्त से भी बच्चे के शरीर का पानी निकल जाता है और वह कमजोर पड़ने लगता है। बच्चों को दस्त होने पर स्थानीय आंगनबाड़ी दीदी, मितानिन दीदी, एएनएम, स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन कुछ घरेलू इलाज बिना समय गंवाए तुरंत आरंभ कर देने चाहिए। जैसे शिशु को दस्त होने पर भी स्तनपान जारी रखना चाहिए और बार बार दूध पिलाते रहना चाहिए। दस्त बच्चे के शरीर का पानी निकालकर उसे कमजोर बना देता है, इसलिए दस्त होने पर बच्चे को खाने पीने की सामान्य खुराक के साथ थोड़ी देर पर तरल पदार्थ देते रहना चाहिए। इससे शरीर में पानी की होने वाली कमी की पूर्ति होती रहेगी। घर में उपलब्ध तरल पदार्थ जैसे चावल का माड़, दाल का पानी, पतली दाल, पतली पकाई हुई खिचड़ी, नारियल का पानी, छाछ आदि दिया जा सकता है। अगर ज्यादा दस्त होने लगे तो तुरंत घरेलू पदार्थों के साथ ओआरएस का घोल भी दें, जिसे तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरण हैं। 1 लीटर सामान्य साफ पीने वाला पानी किसी पतीले में डालें। ओआरएस पाउडर का एक पूरा पैकेट उस पानी में डालकर मिला लें। अब इस तैयार घोल को किसी बर्तन, मग या बोतल में ढककर रख लें। अधिकतम अगले 24 घंटे में इस घोल को समय समय पर दस्त रोगी को पीने के लिए देते रहें। चाय, कॉफी की तरह इस घोल को ठहर ठहर कर पिएं, ना कि एक बार में ही। ओआरएस उपलब्ध नहीं होने पर घर में तैयार नमक चीनी का घोल भी दस्त रोगी को दिया जा सकता है। यह ध्यान दें कि बच्चे के शरीर से जितना पानी निकल रहा है उतने पानी की कमी तुरंत पूरी हो, इसलिए हर दस्त के बाद कोई भी द्रव पिलाएं। दस्त के लिए दिए जाने वाले उपरोक्त तरल पदार्थों ओआरएस, नमक चीनी के घोल के साथ साथ जिंक की गोली मितानिन एवं आंगनवाड़ी दीदी की सलाह से 14 दिन तक लगातार दें। ध्यान रखें कि दस्त बंद होने पर भी जिंक की गोली देते रहें। दस्त में पेट के आंतों की भीतरी दीवार छिल जाती है, इसकी वजह से बच्चा बार बार दस्त का शिकार होता है। जिंक देने से बच्चा बार बार बीमार होने से बचता है और जल्दी ठीक होता है। इसमें दस्तों की संख्या में भी कमी आती है। जिंक दस्त ठीक होने के बाद टॉनिक का काम करता है, भूख और वजन बढ़ाता है।
सत्र के अंत में बच्चों को बताएं कि दस्त एक खतरनाक बीमारी है और दस्त होने पर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं। साथ ही अपने माता पिता से इसके बारे में चर्चा करें। आखिर में बच्चों को धन्यवाद दें। चलिए अब बढ़ते हैं सप्ताह 16 की ओर। सप्ताह 16। इस सप्ताह हम बच्चों को बताएंगे सुरक्षित पेयजल क्यों जरूरी है, जल संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, शौचालय का सही उपयोग एवं स्वच्छता की समझ, पेयजल और शौचालय के रखरखाव में विद्यालयों की भूमिका। इस सप्ताह का उद्देश्य है बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित पेयजल की जरूरत को समझना, जल की उपलब्धता, उपयोग और प्रबंधन की तकनीकों की जानकारी प्राप्त करना, शौचालयों को साफ रखने और उसके उपयोग की आदत सुनिश्चित करना। सत्र की तैयारी के लिए शौचालय एवं हैंडपंप लगे स्कूलों की कुछ तस्वीरों को जमा कर उसको बच्चों के दिखाने के लिए तैयार रखें। चलिए बढ़ते हैं अब प्रक्रिया की ओर। बच्चों से पेयजल के स्रोतों के बारे में पूछें और सुरक्षित पेयजल के बारे में उनसे चर्चा करें। स्कूलों में चापानल या हैंडपंप ही क्यों लगाए जाते हैं? कुआं क्यों नहीं होता? हैंडपंप के पास पानी का इकट्ठा होना क्या संकेत देता है? इस पर बच्चों से प्रश्न करें। हैंडपंप के सही और गलत इस्तेमाल के बारे में बच्चों की समझ को जानने की कोशिश करें। हैंडपंप के खराब होने पर पुनः ठीक करना कितना जटिल प्रक्रिया है, इस पर बच्चों के क्या विचार हैं, सुने। बेहतर स्वास्थ्य के लिए पीने के पानी का साफ होना क्यों जरूरी है, यह जानने की कोशिश करें। वैश्विक जल की उपलब्धता के बारे में बच्चे क्या सोचते हैं, यह समझने का प्रयास करें। जल संरक्षण आज के युग में क्यों आवश्यक है, बच्चों से पूछें। गतिविधि 1। बच्चों को चापानल या हैंडपंप के विभिन्न हिस्सों से परिचित कराएं एवं मरम्मत के तरीकों पर चर्चा कराएं। यह कार्य बच्चे समूह में बैठकर कर सकते हैं। शौचालयों का सही उपयोग और उसकी स्वच्छता। स्कूलों में शौचालयों का सही इस्तेमाल हो रहा हो तो इससे बच्चों में क्या संदेश जाता है? स्कूलों के बंद पड़े शौचालय बच्चों को क्या संदेश देते हैं, बच्चों से पूछें। शौचालय और पानी की उपलब्धता स्कूलों के लिए कितनी उपयोग की विषय है, बच्चों से इस विषय पर बातचीत करें। घर के शौचालय और स्कूल के शौचालय के रखरखाव में बच्चे कहां-कहां अंतर देखते हैं, बताएं। अब गतिविधि 2 की बारी। बच्चों से शौचालय के उपयोग के तरीके तथा साफ सफाई पर चर्चा करें। यह कार्य बच्चे समूह में बैठकर भी कर सकते हैं। गतिविधि के अंत में बच्चों को यह एहसास हो कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित पेयजल कितना जरूरी है। घटते जल स्तर को देखते हुए जल संरक्षण के उपायों में बच्चे अपनी भागीदारी कैसे निभाएंगे, इस बात को वे समझें। शौचालयों के सही उपयोग और रखरखाव से स्वच्छ वातावरण निर्माण में बच्चे अपनी भूमिका को समझें। सत्र के अंत में बच्चों को धन्यवाद दें।